वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी गुरुजी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हम आज पढ़ेंगे स्वर के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जो चीज़ है वो हम आपको बता दें कि स्वर से संबंधित मेरे द्वारा बनाया गया एक छोटा सा सूत्र है जो है रसगुल्ले में चीनी की मात्रा, उच्च कोटि का स्वाद, जीभ, होठ व मुख ने चखा। यानी हम लोग परिभाषा याद कर लेते हैं, स्वर कितने होते हैं ये याद कर लेते हैं, अयोगवाई स्वर कौन कौन से होते हैं ये याद कर लेते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये याद कर लेते हैं। लेकिन आगे की जो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो अधिकतर लोगों को याद नहीं रह पाता। यानी स्वरों का जो वर्गीकरण किन किन आधारों पर होता है ये लोगों को याद नहीं रहता। तो मैंने दोस्तों इसको आसान बनाने के लिए एक जो मेरे द्वारा बनाया गया जो सूत्र है वो है रसगुल्ले में चीनी की मात्रा, उच्च कोटि का स्वाद, जीभ, होठ व मुख ने चखा। यानी मात्रा का मतलब होता है यहाँ पर देखो मात्रा के आधार पर। फिर देखो 2 नंबर पर होता है उच्च कोटि यानी उच्चारण के आधार पर। फिर 3 नंबर पर होता है जीभ, तो जीवा के आधार पर। 4 पर है होठ, तो होठों के आधार पर। और 5 पर है मुख, तो मुख के आधार पर। यानी ये स्वरों के 5 वर्गीकरण होते हैं। यानी स्वरों का वर्गीकरण अपन कितने आधारों पर करते हैं? 5 आधारों पर करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि स्वर की परिभाषा। यानी स्वर किसे कहते हैं? जब कोई वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोला जाए, क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। यानी अगर अपन कहें कि यानी कोई वर्ण है जो बिना किसी वर्ण की सहायता के बोला जाए तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे क है व्यंजन है, लेकिन क में क्या है? एक ए की ध्वनि है, यानी ए स्वर की ध्वनि है। तो इस वजह से अपन कहते हैं कि वो तो किसी की सहायता से बोला जाता है। लेकिन स्वर की परिभाषा में क्या था कि जब कोई वर्ण बिना किसी स्वर की सहायता के बोला, बिना किसी वर्ण की सहायता के बोला जाए तो वो क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। जैसे कि ए अकेला है, किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाता। तो आ है, ई है, ऊ है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है, अंग है। अंग नहीं, अंग और ए है वो अयोगवाई स्वर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसी प्रकार से अपन 11 औ तक होता है ना, तो औ तक होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास कितने स्वर हैं? 11 स्वर है। और एक री जो स्वर होता है वो भी एक स्वर के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि अपन पढ़ते हैं कि नोट देकर के दिया गया ना 1 नंबर पर, जैसे स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। उसके बाद देखिए अंग और अयोग वाही स्वर कहलाते हैं। ये स्वरों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये अयोगवाही स्वरों की श्रेणी में आते हैं। यानी इन्हें अपन अंग और अ को क्या कहते हैं? अयोगवाही स्वर कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अयोगवाही स्वर किसे कहते हैं, किन स्वरों को कहते हैं? तो क्या लिख सकते हैं? अंग और अ। अब देखिए हिंदी में क्या होता है कि कुछ जो लोग होते हैं वो स्वरों में किसी प्रकार के अन्य वर्ण को जुड़ा हुआ नहीं मानते, लेकिन शुद्ध रूप से संयुक्त दो स्वर ऐसे होते हैं जो कि संयुक्त रूप से किसी अन्य स्वर से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ए प्लस ई के जुड़ने से क्या होता है? ए बनता है। तो ए प्लस ऊ के जुड़ने से क्या होता है? ओ। यानी ए स्वर और ई स्वर के मिलने से कौन सा स्वर बनता है? ए स्वर बनता है। और ए स्वर प्लस ऊ स्वर के, बड़ा ऊ स्वर के मिलने से क्या बनता है? ओ स्वर बनता है। तो अब अपन पढ़ते हैं सर जो हमारा जो सूत्र है रसगुल्ले में चीनी की मात्रा, उच्च कोटि का स्वाद, जीभ, होठ, मुख ने चखा। तो अपन मात्रा के आधार पर, ये सबसे पहला अपन पढ़ते हैं उसका भेद मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक तो ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, एक प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखो एक ए आता है, फिर एक ई आता है, फिर ऊ आता है और री आता है। यानी कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं, ए, ई, ऊ और री। ह्रस्व स्वर में कितने वर्ण आते हैं? ए, ई, ऊ और री। अगर अपन इसको समझना चाहे तो अपन क्या समझ सकते हैं? ह्रस्व किसे कहते हैं? छोटे। ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा। छोटा यानी छोटे जो स्वर हैं तो वो कौन कौन से होते हैं? ए है, ई है, ऊ और री। ये 4 जो स्वर हैं वो क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। 2 नंबर पर देखिए कौन सा आता है? दीर्घ स्वर। यानी दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। यानी दीर्घ स्वर कौन कौन से? जैसे आ है, ई है,
बड़ा ऊ है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। यानी कुल मिलाकर के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यानी कुल हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और अंग और ए क्या होता है? अयोगवाई स्वर कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, इनमें से जो ओ स्वर होता है वो क्या होता है? प्लुत स्वर। तीसरा होता है इसमें प्लुत स्वर। यानी ओ है वो एक प्लुत स्वर होता है। इसका चिन्ह होता है देखो ऐसा, ये इसका ओ का प्लुत स्वर का ये चिन्ह होता है। इस चिन्ह को अपन क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि ये चिन्ह दिया हुआ होता है और बाकी अन्य जो स्वर होते हैं वो दिए हुए होते हैं, और पूछ लेते हैं कि त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, या ओ दिया हुआ होता है और फिर अन्य वर्ण भी दिए हुए होते हैं, तो उनमें पूछा जाता है कि त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं। तो अपन क्या कहेंगे? ओ को त्रिमात्रिक कहते हैं। अगर चिन्ह के बारे में पूछा जाए ओ की त्रिमात्रिक का, तो ये होता है जैसे ओम। अपन ओम का उच्चारण करते हैं तो ये जो चिन्ह है वो ओम के ओ और मैं के बीच में लगा होता है, तो इसे कहते हैं त्रिमात्रिक स्वर। अच्छा, अगर अपन इसका दूसरे तरीके से समझना चाहें तो अपन कैसे समझ सकते हैं? त्रिमात्रिक इसलिए कहते हैं कि 3 मात्रा होती है उनमें। जैसे ओ का उच्चारण अपन क्या ओम का उच्चारण करते हैं तो देखिए, बोल के देखिए ओम। यानी कहने का मतलब है ओ को अपन 3 बार बोलना पड़ता है, अपनी आवाज 3 बार निकलती है, यानी ओम। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, रसगुल्ले में चीनी की मात्रा, यानी मात्रा तो अपन ने पढ़ ली मात्रा के आधार पर। अब आते हैं नीचे की लाइन में उच्च कोटि, यानी उच्च कोटि को अपन किस आधार पर मानते हैं? यहाँ पर मैंने उच्चारण के आधार पर, यानी उच्च कोटि को मैंने उच्चारण के आधार पर, यानी ये याद रखने के लिए मैंने उच्च कोटि का यहाँ पर ये वर्गीकरण में 2 नंबर पर क्या था? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण यानी कहने का मतलब जब अपन किसी स्वर का मुंह से उच्चारण करते हैं तो उसमें कुछ उच्चारण में कुछ जो ध्वनियां निकलती हैं, उन ध्वनियों को अपन ने 2 भागों में बांटा है, अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर। कहने का मतलब है अनुनासिक का मतलब होता है नाक और मुंह से जो वायु निकलती है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। और निर्नुनासिक यानी केवल वायु मुंह से बाहर निकलती है तो उसे कहते हैं निर्नुनासिक स्वर। यानी अनुनासिक का मतलब नाक और मुंह से जो वायु निकलती है उच्चारण करते वक्त उसे कहते हैं अनुनासिक स्वर। और जो नाक और मुंह से जो वायु निकलती है वो तो अनुनासिक हो गया, और केवल मुख से वायु निकलती है उच्चारण के समय तो वो होता है निर्नुनासिक। अब इन अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगे हुए स्वर होते हैं, यानी जिन स्वरों के ऊपर क्या लगती है? चंद्र बिंदु लगती है, वो क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहा जाता है। और निर्नुनासिक का मतलब यानी जिन पे को चंद्र बिंदु लगती है और ना कोई अनुस्वार लगता है तो वो क्या कहलाते हैं? निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, 2 तो अपन ने भेद पढ़ लिए। तीसरा भेद अपन उच्च कोटि का स्वाद जीभ, यानी जीवा की, जीभ का मैंने यहाँ क्या लिखा है? जीवा के आधार पर। यानी जीवा के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, एक अग्र स्वर होता है, एक मध्य स्वर होता है, एक पश्च स्वर होता है, यानी 3 भेद होते हैं। अग्र स्वर किसे कहते हैं? यानी जब अपन जीभ होती है, जीभ का जो आगे का हिस्सा होता है, मुंह से अगर अपन किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, मुंह से अगर अपन किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जीभ के जो आगे का जो शिरा होता है, उस शिरा से बोले जाने वाले जो, या जीभ का जो पीछे का जो हिस्सा होता है उससे बोले जाने वाले, और जो जीभ का जो मध्य का जो होता है उससे बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं और जो स्वर होते हैं, उनका अलग अलग भेद किया जाता है। जैसे अग्र स्वर यानी जीभ के आगे के हिस्से से, जैसे ई ए ऐ, ये जो 4 वर्ण होते हैं ये अग्र जो जीभ के आगे के हिस्से से बोला जाता है इनको। और मध्य स्वर यानी जीभ का जो मध्य का हिस्सा होता है, जैसे यानी क्या होता है? जीभ का जो मध्य का हिस्सा वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाता है, मध्य होता है। पश्च का मतलब होता है एकदम पीछे का हिस्सा, जीभ का जो पीछे का हिस्सा उससे बोले जाने वाले स्वर, जैसे आ, उ, बड़ा ऊ, ओ और औ। अब अगर दोस्तों अपन ने 3 पढ़ लिए, पहला पढ़ा अपन ने मात्रा के आधार पर, दूसरा पढ़ा अपन ने उच्चारण के आधार पर, तीसरा पढ़ा अपन ने जीवा के आधार पर। अब चौथा पढ़ते अपन होठों के आधार पर, यानी होठों के आधार पर वर्तमुखी स्वर और अवर्तमुखी। यानी वर्तमुखी, वर्त किसे कहते हैं? गोल को। वर्त देखा ना गणित में, वर्त कैसा होता है? गोल होता है। तो वैसे ही देखो वर्तमुखी यानी अपने जो मुख है उसकी आकृति है वो वर्त की तरह हो जाती है, यानी एकदम गोल हो जाती है। जिन स्वरों का अपन उच्चारण करते हैं और अगर उनमें अपने होठों की आकृति गोल हो जाए तो वो स्वर क्या कहते हैं? वर्तमुखी स्वर के अंतर्गत आते हैं। और अवर्तमुखी स्वर यानी जिनमें होठों की आकृति गोल तो होती है लेकिन कुछ कुछ भिन्न होती है तो उनको क्या करते हैं? अवर्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे अवर्तमुखी स्वर में कौन कौन से आते हैं? जैसे ऊ, बोल के देखिए ऊ, अपने होठों का आकार गोल हो गया, बड़ा ऊ इसमें भी गोल हो गया, ओ,
और औ। और अवर्तमुखी में ए, आ, ई, बड़ी ई, ए और ऐ, यानी इनमें थोड़ा सा भिन्न हो गया और इसमें एकदम गोल हो गया। तो ये चार जो स्वर हैं वो तो वर्तमुखी के अंतर्गत आते हैं, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। और अवर्तमुखी में ए, आ, ई और बड़ी ई, ए और ऐ। अब अपन ने दोस्तों पहला पढ़ा मात्रा के आधार पर, दूसरा पढ़ा उच्चारण के आधार पर, तीसरा पढ़ा जीवा के आधार पर, चौथा पढ़ा अपन ने होठों के आधार पर, और पांचवा पढ़ते हैं अपन मुख ने चखा यानी मुख के आधार पर। मुख के आधार पर चार भेद होते हैं। एक तो होता है संवर्त, एक होता है अर्ध संवर्त, एक होता है विवर्त और एक होता है अर्धविवर्त। यानी हमारा मुख कितना खुलता है, किस वर्ण को बोलते वक्त हमारा जो किस स्वर को यानी वर्ण को या स्वर को बोल सकते हैं, किस स्वर को बोलते वक्त हमारा मुख कितना खुलता है, उसके आधार पर इसके अपन ने चार भेद किए हैं। एक तो देखो संवर्त, संवर्त में क्या होता है कि मुख थोड़ा सा खुलता है, यानी थोड़े से थोड़ा ज्यादा खुलता है। संवर्त में क्या करता है, थोड़े से थोड़ा ज्यादा खुलता है, यानी बीच की साइज का। जैसे जिसे हम क्या कहते हैं ई, फिर बड़ी ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, यानी अपना मुख कितना खुलता है, थोड़ा सा, थोड़े से थोड़ा ज्यादा खुलता है। तो क्या करते हैं ई ऊ। अर्ध संवर्त में कहते हैं कि यानी संवर्त से थोड़ा कम खुलता है, जैसे ए ओ, यानी उस संवर्त में जितना मुंह खुलता है उससे थोड़ा कम खुलता है। तो उसे उसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, ए आता है, एक ओ आता है। अब विवर्त, विवर्त में कौन सा स्वर आता है, आ, यानी देखिए विवर्त में पूरा मुंह खुल गया, यानी जिसमें पूरा मुंह खुलता है, यानी जिस स्वर के उच्चारण में अपना पूरा मुंह खुलता है, जैसे विवर्त में आ। अर्ध विवर्त में यानी विवर्त से थोड़ा कम, यानी जो जितना आ बोलने में मुंह खुलता है उससे थोड़ा सा कम जब मुंह खुलता है जिन स्वरों के उच्चारण में, उसे कहते हैं अर्धविवर्त। यानी ए, आई, औ, बोल के देख लीजिए ए, आई, औ, यानी इनमें थोड़ा विवर्त से थोड़ा कम खुलता है, तो अर्धविवर्त में आता है। यानी संवर्त में मुख होठों से थोड़ा सा अधिक खुलता है, जैसे होठ दोनों होता, जब दोनों होठ है वो आपस में मिले हुए होते हैं, और अगर अपन किसी स्वर का उच्चारण करते हैं जैसे ई, तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना मुंह है वो मतलब विवर्त में तो पूरा खुलता है और उससे आधा जो खुलता है तो वो क्या कहलाता है, संवर्त कहलाता है। और ई और ऊ और ऊ, यानी इन स्वरों के उच्चारण में जब अपना मुंह है वो पूरे मुंह खुलने से आधा खुलता है तो क्या कहलाते हैं, संवर्त कहलाते हैं। अर्ध संवर्त में ए और औ आता है, विवर्त में आ आता है, और अर्ध विवर्त में ए, ऐ और औ आता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।